Okay. So, good morning, everybody. Hope all of you are healthy and safe. So, welcome to the session of Java Pathshala, where you will be learning data structures today. Okay, we will be learning data structures. So, उससे पहले थोड़ी सी interaction कर लेते हैं कि I hope you have taken part in code event that was organized last night, and I hope you enjoyed it. So, can anybody please acknowledge? Am I audible? Okay, so have you taken part in code event that was organized last night? Okay, so जिसने पार्ट लिया था आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई ऑल्सो होप कि आपको जावा पाठशाला के नोट्स पीपीटीज और असाइनमेंट सॉल्यूशन सब कुछ टाइम पे मिल रहा हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही फ्लो सही चल रहा है ना। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी आर ऑलवेज हियर, सो आप पूछ सकते हो कभी भी कोई भी चीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So is the PPT visible? Can you acknowledge, is my screen visible? Okay, thank you. So today we would be learning about data structures. आज हम data structures पढ़ेंगे कि data structure हम क्यों पढ़ते हैं, basically क्यों हमें ये इसकी जरूरत पड़ी data structures की, है ना। So एक चीज तो सबसे पहले हमें देखनी है कि in my opinion for a computer science student data structure and algorithm is one of the most important concept. इसके बिना कंप्यूटर साइंस पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज मैं कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, है ना। सो उसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा, अगर मैं कोई भी लैंग्वेज में स्पेशलाइज करता हूँ, मान लो मैं सी में स्पेशलाइज हूँ, तो कंपनी में से क्या चाहेगी कि मैं सी में बड़े बड़े डेटा कोड हैंडल करूँ। तो उसके लिए मेरे को डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, क्योंकि मैं मैसअप कोड नहीं बना सकता, है ना। तो उसके लिए मेरे को डेटा स्ट्रक्चर्स की नीड पड़ेगी। सो वही आज हमें देखना है, हम देखेंगे कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमें मेजर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा पढ़ना है, कौन सा हम कवर करेंगे जावा पाठशाला में, मेजर ऑपरेशन जो हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। एंड देन वी वुड बी मूविंग टू एरेज, है ना। देन वी वुड मूविंग टू एरेज, उसमें हम कोर एरेज भी पढ़ेंगे। आज सबकी डिमांड थी कि एरेज पढ़ना है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन देखेंगे। फिर we would be moving to two of the most important topics, that is rotation and rearrangement. Okay, I hope PPT is visible. Okay, okay. So without a further delay, let's move to our very first slide. Okay, that is what is data structures. So a data structure is a way of organizing data so that it can be used effectively, or we can say organizing data in some fashion so that later on it can be accessed, queried or updated easily. यहाँ से मतलब क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक ऐसा तरीका है ताकि हम उसको बाद में इफेक्टिवली यूज कर सकें। और वी कैन से कि अगर मैंने कोई डेटा स्टोर करा है तो मैं उसको बाद में इजीली एक्सेस कर पाऊँ, या मुझे अगर वो मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकूँ आसानी से। सो फॉर एग्जांपल वी कैन टेक कि एक स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए और सब पूरे स्कूल के मार्क्स स्टोर किए गए। बट अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक महीने बाद 8th बी क्लास है जिसमें एक रोहन नाम का बच्चा है, मेरे को उसको मैथ्स के मार्क्स अपडेट करने हैं, ठीक है। सो क्या होगा, मैं अगर डेटा मेरा ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, स्कूल वाले भी हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को कैटेगराइज करते हैं ना डिविजन्स में। कि सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे ऑन द क्लास बेसिस की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद हम देखेंगे सेक्शंस में फर्दर डिवाइड करेंगे। देन उसमें हम देखेंगे कि 8th भी क्लास में रोहन बच्चा है और मैं इजीली उसके मार्क्स अपडेट कर सकता हूँ, मैथ्स के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसके डेटा के साथ इजीली ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ इजीली, है ना। सो यही डेटा स्ट्रक्चर का काम है। बट अगर मैं उसको डिवाइड ना करता और मैं सारे एक एक करके नाम लिखना शुरू कर देता पूरे स्कूल के, तो मैं कैसे ढूंढता रोहन का नाम, है ना, बीच में 8th क्लास के रोहन का नाम। सो यही डेटा स्ट्रक्चर का काम है।
सो बेसिकली अगर हम प्रॉपर्ली बोलें, सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ नेम्ड लोकेशन। ये नेम्ड लोकेशन होती है किसी भी डेटा की, इसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, एंड वी वुड बी सीइंग दैट प्रैक्टिकली आल्सो। एंड फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स टू राइट क्लीनर एंड इजियर कोड्स। ये कैसे होता है? इट कंप्लीट्स विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम्स। ये कंप्लीट एक टर्म होती है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द स्टेप्स ऑफ एनी टास्क दैट हैव टू बी डन। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, उसके मैं स्टेप्स वर्ड्स में लिख दूंगा, सो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। एंड उसका फायदा क्या होता है? उसका बेनिफिट ये है कि मान लो अगर मैंने एक बिगिनर को कोड देना है कोई एडिशन का, कि मेरे को दो नंबर ऐड कराने हैं, और कोई बिगिनर है जिसने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, सो अगर मैं उसको नॉर्मल एक कोड दे दूंगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि क्या है ये। बट अगर मैं साथ में उसको एल्गोरिथम्स दे रहा हूँ ईच एंड एवरी स्टेप, जैसे सबसे पहले मैं लिखूंगा कि मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करे a and b, then I have assigned the value to a and b respectively 10 and 20, okay, then I have passed a function of addition that is sum is equals to a plus b, और फिर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैं ये चीज स्टेप्स में लिख दूँ स्टेप 1 स्टेप 2 करके, सो उसको आसानी हो जाएगी समझने में कि यहाँ इस स्टेप में ये हुआ है। So this complete term data structure and algorithms, it helps us to write cleaner and easier codes, okay. So ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता है बहुत तरीके के, वो हम देखेंगे। तो ये एक एरे है, ठीक है, अभी सिर्फ देखना है एरे, हम लोग पढ़ेंगे तो सब समझेंगे। इसमें डेटा स्ट्रक्चर दिखता किस तरीके का है ना, वो इस तरीके का दिखता है। तो उसमें हम डेटा अलग अलग पॉइंट्स पे स्टोर करते हैं, एक नेम लोकेशन होती है, इस एरे का एक नाम देंगे। एरे में ऊपर ये जो ऊपर से शुरू होते हैं ये इंडेक्स होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। वैसे ये हम पढ़ेंगे अभी। और ये एरे की लेंथ है 10, जितने एलिमेंट्स हम इस एरे में स्टोर कर सकते हैं वो इसकी टोटल लेंथ होगी। और जो इंडेक्स होगा दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड विल बी मैक्सिमम इंडेक्स विल बी एरे लेंथ -1, क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं बट 9 है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो अभी अगर ये चीज समझ नहीं आई तो कोई नहीं, क्योंकि इसको मैं एरे में समझेंगे आज ही। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगर अभी तक वैसे कुछ हुआ नहीं है इतना मेन, सो बट क्लियर हो अभी तक सब कुछ है ना। सो कैन एनीबॉडी प्लीज एक्नॉलेज, क्योंकि साथ साथ क्लियर करते चलेंगे, बिकॉज ये थ्योरी पार्ट है, उसके बाद हमें प्रैक्टिकल पार्ट देखना है, उसमें सब लॉजिक आएगा। ओके, थैंक यू। सो लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सो वही चीज है, डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी है। बेसिकली एफिशिएंसी सबसे पहले, कि selecting a proper data structure for our program makes it very efficient in terms of time and space complexity। हम बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने कोड के लिए एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, सो इट विल मेक माय कोड वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टर्म्स हैं दो, जो कि डेटा स्ट्रक्चर में काफी यूज होते हैं, एंड वी वुड बी लर्निंग दिस। सो बेसिकली का मतलब क्या होता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब समझ सकते हो कि कम स्पेस यूज करेगा कोड, या एल्गोरिथम जो है वो इनपुट देने में कम टाइम यूज करेगा। तो यही इसका मतलब है। इसको कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, वी वुड बी लर्निंग फॉर दिस, हम देखेंगे कैसे करते हैं इसको। ओके, सो नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर मैंने अपने कोड में कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करा है तो सामने वाला उसको आसानी से समझ पाए या वो भी उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर पाए। सो बेसिकली ये रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि उसको डेटा ऑर्गेनाइज हुआ दिखे, उसको डेटा मैसअप ना दिखे। एंड जो ये सब काम होता है, ये होता है, इसका जो थर्ड मेन रीजन है वो है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम हमने पढ़ा कि इट मेक्स द कोड क्लीनर and easier to understand for the client. So these three are one of the most important जो importance है data structure की। और हम कह सकते हैं कि this complete term data structure and algorithms can be a difference between an outstanding and an okay product। मतलब आपका एक ओके कोड है, आप किसी को कोड लिख के दे रहे हो अपने क्लाइंट को, और आप साथ में सब चीजें लिख के दे रहे हो, आप डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज कर रहे हो प्रॉपर, आप एल्गोरिथम्स भी कर रहे हो, पूरे लिख के दे रहे हो, सो वो आउटस्टैंडिंग होगा अगर वो सही है ना। Okay, so let's move further. So अभी जो है ना टोटल थ्योरी पार्ट कवर हो रहा है। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी छोटी भी हो, बिकॉज आज बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है आज की क्लास में। थ्योरी पार्ट है, उसके बाद दो तीन चीजें प्रैक्टिकली दिखाएंगे, ठीक है। सो लेट्स कम टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली सबसे पहले दो पार्ट्स में कैटेगराइज हुए हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा स्टोर करते हैं, मतलब जैसे कि सिर्फ सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं, सिंगल इंट हो गया, सिंगल कैर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कुछ भी हो गया, सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। सो इतना यूज नहीं है, मतलब कोई भी यूज नहीं है देखा जाए तो। नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव।
सो नॉन प्रिमिटिव में दो तरीके हैं, दो पार्ट्स हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर हम कह सकते हैं जिसमें डेटा लीनियर फॉर्म में स्टोर हो, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर हो, और वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू अ एलिमेंट। हर एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड होता है ना, सीक्वेंशियल फॉर्म में। जैसे ये हमने एरे का एग्जांपल देखा था, ये सीक्वेंशियल फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। तो ये जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट फर्स्ट से कनेक्टेड है, फर्स्ट वाला सेकंड से कनेक्टेड है ना। और हर एक एलिमेंट सिर्फ एक से ही कनेक्ट होता है, एक से ज्यादा से कनेक्ट नहीं होगा। सो इसको हम बोलते हैं लीनियर। और नॉन लीनियर अगर हम देखें तो नॉन लीनियर में बोल सकते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा से कनेक्ट हो। मतलब मान लो कि जैसे नॉन लीनियर में ट्री आता है, तो ट्री किस तरीके का होता है, देखो इस तरीके का, एक एलिमेंट एक से ज्यादा से कनेक्ट होगा। सो इसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर। अब इसके फर्दर और ब्रांचेस होंगे, इसके फर्दर और ब्रांचेस होंगे, तो इसको हम नॉन लीनियर बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इन चार पार्ट वी वुड बी कवरिंग दिस लीनियर पार्ट। हम इस लीनियर पार्ट को पूरा कवर करेंगे, जिसमें हमें मिलता है एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू। एंड दीज फोर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स दैट आर मोस्टली यूज्ड। यही ज्यादातर यूज होते हैं और इन्हीं को हम पढ़ेंगे ज्यादातर, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज मेजर ऑपरेशंस। ओके, सो अब हमें ये देखना है कि हम डेटा स्ट्रक्चर जब यूज कर रहे हैं, तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करें तो उसमें मेन ऑपरेशंस करते क्या क्या है। ये छह जो हैं ये मेन ऑपरेशंस हैं, दीस सिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो हम हमेशा यूज करेंगे। सो फर्स्ट इज ट्रैवर्सिंग। सो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली चेकिंग एवरी एलिमेंट और विजिटिंग एवरी एलिमेंट इन अ सीक्वेंशियल मैनर। अगर मैं बोलता हूँ कि एक एरे है मेरे पास, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं और मेरे को ये 10 के 10 प्रिंट कराने हैं। सो कंपाइलर क्या करेगा, इन 10 के 10 के पास जाएगा ना, और तब इनकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इसको ही हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, कि हर एक एलिमेंट के पास जाओ, उसकी वैल्यू चेक करो और जो भी ऑपरेशन दिया है वो करो। चाहे मैंने कोई भी ऑपरेशन दिया हो, उसको मतलब परफॉर्म करो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग इन अ सीक्वेंशियल मैनर। ऐसे नहीं कि मतलब पहले फर्स्ट पे गई फिर ये थर्ड पे चली गई, ऐसे नहीं होगा। इन अ सीक्वेंशियल मैनर, एक सीक्वेंशियल मैनर में ही जाएगी ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट इज इंसर्शन। सो इंसर्शन मींस एडिंग एनी एलिमेंट इन अ प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलता हूँ कि इस एरे के थर्ड इंडेक्स पे एक एलिमेंट इंसर्ट कर दो, एक एलिमेंट ऐड कर दो, सो हम उसको बोलेंगे इंसर्शन। ओके, नेक्स्ट इज डिलीशन। सो डिलीशन, अगर मैं बोलता हूँ कि इस एरे के 8 इंडेक्स में से एलिमेंट को डिलीट कर दो या रिमूव कर दो, सो उसको हम बोलेंगे डिलीशन। नॉर्मल टर्म्स हैं, कोई भी एलिमेंट को डिलीट करने को डिलीशन बोलेंगे, कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करने को इंसर्शन बोलेंगे। दो कंडीशंस आती है हमारे पास इसमें, कि अगर मैं बोलता हूँ इस ये एरे एम्प्टी है पहले से ही, और मैं बोलता हूँ कि इस एरे में से 0th इंडेक्स में से कुछ डिलीट कर दो, या 0th इंडेक्स में कुछ नहीं है और मैं बोल रहा हूँ उसमें से कुछ डिलीट करो, तो कंडीशन होगी अंडरफ्लो। हमारे पास एरर क्या आएगा, अंडरफ्लो का एरर आएगा कि इस पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता। ओके, और ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि 8 एलिमेंट को इंसर्ट कर दो कुछ 8 इंडेक्स पे, और वहां पे पहले से ही कुछ है, तो कंडीशन हो जाएगी ओवरफ्लो। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये एरे पूरी फुल है, कंप्लीटली फिल्ड है ये एरे, और इसमें मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट कराता हूँ, तो वो हो जाएगा आउट ऑफ बाउंड, कंडीशन आ जाएगी ओवरफ्लो, कि इस एरे में कोई जगह नहीं है, ये एरे फुल हो चुकी है। ओके, सो यू हैव टू डिफाइन अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉर दैट, ठीक है, इस तरीके से। सो नेक्स्ट इज सर्चिंग। सर्चिंग सिंपल है। सर्चिंग इज लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट में, किसी कोई मैंने एलिमेंट स्टोर करा है, मान लो मैंने एक एरे बनाई है, चलो मैं बोलता हूँ मैंने एक एरे बनाई है मार्क्स नाम, चलो ये नाम की एरे है जिसमें मार्क्स स्टोर करे हैं, ठीक है। इसमें 10 एलिमेंट्स है, ये मान लेते हैं कि 10 एलिमेंट्स मैंने इसमें स्टोर करे हैं, ये 10 मार्क्स हैं एक बच्चे के। तो मैं बोलता हूँ कि जिस एक मार्क्स आए हैं, इसको एक मार्क्स मिले हैं सब्जेक्ट में 65, ठीक है, तो उसको सर्च करो। तो वो क्या करेगा, सर्च करेगा जो कंपाइलर है और उसको प्रिंट कर देगा कि यहाँ पे है। सो बेसिकली दिस इज सर्चिंग। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर मैनर, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, किसी मीन जो है ना अभी
here till practically insertion कैसे बट करेंगे इसके प्रयास doubt in और ये जो हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं इन सबको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके so is it okay now? ओके सो आई वाज आस्किंग कि अब तक क्लियर है, मतलब लास्ट वाली स्लाइड आप लोगों को समझ आई थी, उसमें वॉइस ब्रेक हो रही थी जो मैंने वाली स्लाइड पढ़ाई थी ऑपरेशंस वाली। इज इट क्लियर या मैं दोबारा रिपीट करूं इसको? प्लीज एक्नॉलेज बिकॉज इसकी थ्योरी समझना जरूरी है। लास्ट टू ऑपरेशंस प्लीज। ओके आई विल रिपीट द होल स्लाइड अगेन, नो प्रॉब्लम। So the first operation was traversing. So basically traversing क्या होता है? Traversing means visiting और checking every element in a sequential manner. मैं हर एक एलिमेंट के पास जाऊंगा और उसको चेक करूंगा, या उसको अगर जैसे मान लो ये एरे है, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 एलिमेंट्स मैंने स्टोर करा दिए और मैं बोलता हूँ कि सारे इस पूरी एरे को प्रिंट कराओ, तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर हर एक वैल्यू के पास जाएगा ना, उसको चेक करेगा और उसको फिर प्रिंट कर देगा। सो यही ट्रैवर्सिंग है कि हर एक एलिमेंट के पास जाना, उसको चेक करना इन सीक्वेंशियल मैनर, तो इसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ओके नेक्स्ट इज इंसर्शन। इंसर्शन होता है एडिंग और इंसर्टिंग एनी एलिमेंट इन अ डाटा स्ट्रक्चर। अब मैं बोलता हूँ कि इस एरे में एक एलिमेंट इंसर्ट करा दो एट द इंडेक्स 8, इस इंडेक्स पे एक एलिमेंट को इंसर्ट करा दो, ठीक है, इंसर्ट करा दो, सो इट विल बी कॉल्ड इंसर्शन। नेक्स्ट इज डिलीशन। अब मैं बोलता हूँ कि जीरो इंडेक्स पे से जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो, उसको डिलीट कर दो, सो डिलीशन होगा। बहुत सिंपल है, डिलीशन एंड इंसर्शन। रिमूविंग एनी एलिमेंट इज कॉल्ड डिलीशन एंड इंसर्टिंग एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इंसर्शन। ओके दो कंडीशंस आती हैं, अगर ये एरे कंप्लीटली फिल्ड है, ये पूरी एरे जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है, और तब भी मैं बोलता हूँ कि वी हैव टू ऐड अ एलिमेंट, मैं कमांड देता हूँ कि ऐड अ एलिमेंट एट इंडेक्स 8, सो क्या होगा, मेरे पास कंडीशन आ जाएगी ओवरफ्लो। क्या कंडीशन आएगी? ओवरफ्लो। वो बोलेगा कि ये एरे कंप्लीटली फिल्ड है, अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, यू कैन ओनली मॉडिफाई। ओके सो और सेम कंडीशन आती है डिलीटेशन के साथ। अगर मैं बोलता हूँ इस एरे में कुछ भी नहीं है और मैं बोलता हूँ कि डिलीट कर दो, तो कंडीशन हो जाएगी अंडरफ्लो। कंडीशन क्या होगी? अंडरफ्लो, कि इस एरे में पहले से ही कुछ नहीं है डिलीट करने के लिए, सो इसमें कुछ डिलीट नहीं हो सकता, यू हैव टू ऐड अ एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है। सो दो कंडीशन होती है, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। नेक्स्ट है सर्चिंग। ये जो नीचे के 3 टॉपिक्स हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग और मर्जिंग, इनके ऊपर अलग से सेशन है पूरा। सो सर्चिंग बेसिकली क्या होता है? सर्चिंग इज सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि चलो इसी एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसमें मान लो 10 एक बच्चे के 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करे गए हैं, और यहाँ पे इस जगह मान लो मार्क्स स्टोर किए गए हैं 65, कोई भी सब्जेक्ट है वो कोई, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि इस एरे में 65 को सर्च करो। सो सर्चिंग का मतलब यही होता है, सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं सर्चिंग, बोलते हैं सर्चिंग। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बोलते हैं मान लो कि 10 मार्क्स स्टोर किए गए हैं, सो सब अलग अलग होंगे। अब मैं बोलता हूँ सॉर्टिंग की इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, सो दैट वुड बी कॉल्ड sorting. Arranging the elements of a data structure in a particular manner is called sorting, whether it is ascending or descending, ठीक है, उसको हम बोलते हैं sorting। और merging क्या होता है? merging होता है sorting से combined दो sorting list जो होती है, अगर मेरे पास दो sorted list हैं, दो sorted array हैं, मैं उन दोनों को combine करता हूँ, तो that will be called merging। okay combining of two different sorted lists into one is called merging।
सो इज इट क्लियर नाउ? और इन सबको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है, विद कोड, कि ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, सर्चिंग कैसे करते हैं, सब देखेंगे। ओके ग्रेट। सो लेट्स मूव टू एरेज। ओके, सो अब हम कोर एरेज पे आ गए हैं। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर के जो बेसिक्स थे वो क्लियर कर लिए हम लोगों ने। अब एक एक करके डाटा स्ट्रक्चर हम करेंगे। आज हम एरेज पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे जैसे कंटिन्यू होंगे सेशंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एरेज। सो एरेज क्या होता है? एरेज आर डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एरे जो होता है वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है। सिमिलर टाइप से मेरा मतलब है कि चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का हो, चाहे वो डबल टाइप का, कोई भी हो, लेकिन होगा एक ही टाइप का। जैसे मार्क्स स्टोर कराने हैं तो मार्क्स होंगे वो ऐसे ही, मतलब इंटीजर में, चाहे 10 और 20, 30, 50 कुछ भी हो, वो इंटीजर टाइप के ही स्टोर होंगे एक एरे में, ठीक है। एंड कॉन्टीजियस मतलब ये देखो लगातार, ये जो जैसे लगातार स्टोर हो रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं कॉन्टीजियस, लगातार स्टोरेज होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टीजियस। सो एरे सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि हम इसके किसी भी एलिमेंट को, जो ये एरे है, मान लो मेरे पास एक एरे है, ठीक है, मेरे पास एक एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ये 0th इंडेक्स होगा, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना ये चीज, एरे में हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। इसकी एरे लेंथ 4 है। सो मैं अगर मैं यहाँ पे मेरे पास कोई भी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है। सो मैं किसी भी एलिमेंट को इसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकता हूँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसको हम देख लेंगे प्रैक्टिकली कोड के थ्रू कि कैसे करते हैं एक्सेस। सो ये सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एरे का एक एग्जांपल इस तरीके से होता है, हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने मार्क्स नाम की एक एरे बनाई और उसमें मैंने 10 साइज, उसका जो इसके स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर आएगा उसको हम बोलते हैं 10, जो ये उसको बोलते हैं साइज, सॉरी उसको बोलते हैं हम साइज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइज। हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है बिकॉज आई एम राइटिंग विद माउस, ओके, सो प्लीज डोंट माइंड इट। इसको हम बोलते हैं साइज। सो लेट्स मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ एरे। धीरे धीरे एरे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक एरे है पूरा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ईच एलिमेंट इज ऑफ सेम डेटा टाइप, हर एक एलिमेंट सेम डेटा टाइप का होगा, एंड कैरी सेम साइज। ऑब्वियसली जब सेम डेटा टाइप होगा तो सेम साइज होगा। जैसे अगर मैं सारे इंटीजर स्टोर कराता हूँ तो सबकी मेमोरी 4 बाइट्स की होगी, ओके। सो ये क्लियर है। सो एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस, लगातार स्टोर्ड होते हैं एलिमेंट्स आ रहे में, ओके। एंड थर्ड, एनी एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस, कोई भी एलिमेंट को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। सो ये इंडेक्स नंबर है जो ऊपर है, नीचे हम एलिमेंट स्टोर करते हैं। इस चीज को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हो सकता है जो बिगनर्स हो वो यहाँ पे 1 लिख दें, बट एलिमेंट जो इंडेक्स होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ये कंप्लीट जो होती है इसको हम एरे लेंथ बोलते हैं, दैट इज 10, यहाँ पे 10 है, जितने एलिमेंट्स आएंगे वो एरे लेंथ होती है, ठीक है। सो अब हम देखना है कि हमें एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हमें ये देखना है बेसिकली कि एरे को अगर डिक्लेयर करना है तो वो कैसे करेंगे। सो लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड फॉर इट, ओके। अब ये देखते हैं कि एरे को सबसे पहले कि एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, ओके। एरेस की प्रॉपर्टीज क्लियर है तीनों, सबकी, सबको तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर है? तो ऐसे वो कोड के साथ साथ धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी अगर कुछ भी नहीं भी है। सो प्लीज एक्नॉलेज, ओके। सो सबसे पहले अब हमें देखना है सिंटेक्स कैसे करते हैं, ठीक है। सो लेट मी ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स हियर। सो मेरे को देखना है सिंटेक्स, ठीक है। अभी देखते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स के दो तरीके हैं मेरे पास, एरे को डिक्लेयर करने के लिए दो तरीके होते हैं मेरे पास। पहला है कि सबसे पहले मैं अपना डेटा टाइप बता दूं कि मेरे को किस टाइप का एरे चाहिए, इंटीजर चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, कैर चाहिए। उसके बाद मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद मैं वेरिएबल नेम दे दूं जो कि मेरे एरे का नाम होगा बेसिकली, एंड वी हैव टू एंड इट विद अ सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है मेरे पास, आप ना साथ साथ अगर एक पेपर पेन लेके बैठना और इस चीज को नोट करते जाओ, ठीक है। इट इज पीपीटी में मेंशन है, नोट से मेंशन कर दी जाएगी, बट इसको साथ साथ समझते रहो और लिखते रहो इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा टाइप डिक्लेयर करता हूँ पहले मैं, उसके बाद वेरिएबल नेम कर देता हूँ, और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ एक, एंड देन एंड विद सेमीकोलन। ये दो तरीके हैं मेरे पास एरे को डिक्लेयर करने के लिए। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, बेसिकली इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, एंड इट इज मस्ट
टू डिक्लेयर एन एरे, ठीक है, इट इज डिक्लेयर मस्ट टू डिक्लेयर एन एरे इन एनी लैंग्वेज। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो इसके बिना, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बिना एरे नहीं डिक्लेयर हो सकता, ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बिना एरे नहीं डिक्लेयर हो सकता। सो इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ठीक, सो अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एरे का हमने सिंटेक्स, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, टेक योर टाइम एंड इसको नोट कर दो, साथ साथ इसके पॉइंट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। आई होप सबने नोट कर लियो ये चीज, नहीं करी तो मैं दोबारा शो कर देता हूँ, बैठिए 1-2 मिनट और शो कर लो, क्योंकि सिंटेक्स समझना बहुत जरूरी है, बिना सिंटेक्स के कुछ भी नहीं होगा। ओके, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो लेट्स टेक एग्जांपल नाउ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल। तो मैंने बोला कि सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, ठीक है, मैं सेकंड वाला मेथड ले लेता हूँ। डेटा टाइप मैंने बोला, चलो मैंने इंटीजर बोल दिया, उसके बाद मैंने बोला एक वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम मैंने ए दे दिया, और उसके बाद मैंने बोल दिया सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये लो सॉरी, उसके बाद मैंने बोला सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है, और देन सेमीकोलन। तो सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। सो क्या ये एरे बन गई? बेसिकली एरे नहीं बनी है, जो हमने ऊपर चीज लिखी थी ना, ये जो थी हमारी, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, एंड इट रिफर्स द एरे दैट वी क्रिएट। ये रेफरेंस वेरिएबल होता है, ये जो हम एरे बनाएंगे उसको क्रिएट करता है, बेसिकली उसको रेफर करता है, सॉरी उसको रेफर करता है बेसिकली, ठीक है। So it is a reference variable, okay, ये बेसिकली इसको क्या करेगा, रेफर करेगा, ठीक है। सो एरे बनाने के लिए क्या करना होगा, देख लेते हैं उसको। एरे बनाने के लिए सिस्टम लैग कर रहा है, एक सेकेंड गाइस, गिव मी अ मिनट। सो एरे बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, ओके, ठीक है, ओके, गाइस माय सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो प्लीज गिव मी अ मिनट। सो हमारे पास इंट ए है यहाँ पे, ठीक है, इंट ए है जो रेफरेंस वेरिएबल है, जो उसको रेफर कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, हमारा जो एरे होता है वो जावा में एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है, क्या करता है, जावा में एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने देखा था कीवर्ड्स में, सेकंड सेशन में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम न्यू कीवर्ड से, है ना, न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। देन उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, उसका साइज सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, उसके अंदर हम लिखते हैं साइज, ओके, और उसके बाद सेमीकोलन। सो कंप्लीट एरे जो बनता है हमारा, ये बनता है, इसको हम बोलेंगे एरे। ये रेफरेंस वेरिएबल है इंट ए, जो कि इस एरे को, जिसका साइज 5 है और डेटा टाइप इंटीजर है, उसको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट एरे, ये हमारी कंप्लीट एक एरे बनी है। और ये एरे, इसका अगर हम इसको मैं डायग्राम के थ्रू देखता हूँ तो कैसी होगी बेसिकली, ठीक है, ये देखते हैं एक बार, इस एरे को डायग्राम के थ्रू देखते हैं एक बार, क्या होगा इसमें। देखो 1 2 3 4 5, ये इस तरीके की एक एरे होगी, इसका नाम ए है। एरे को हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये इसके इंडेक्स हो जाएंगे 0 1 2
3 एंड 4 ये इसके इंडेक्स हैं। ओके, ये इसके इंडेक्स हैं और मैंने मान लो एलिमेंट्स दे दिए 1 2 3 4 एंड 5, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स दे दिए, ठीक है, ये एलिमेंट्स दिए मैंने। सो मैं इन इंडेक्स से कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, ये मैंने देखा था, और ये मेरे एरे का डायग्रामेटिकली नोटेशन है बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से ये एरे दिखेगा जिसका साइज 5 है, इसका नाम ए है और इंटीजर टाइप का ये एरे है, ठीक है। तो इस तरीके का ये एरे कंप्लीट एरे दिखेगा। ओके, सो अब देख लेते हैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली हम एरे कैसे बनाएंगे ये वाला, ठीक है। सो फॉर दैट, ये क्लियर है ये चीज, प्लीज मेंशन कि ये चीज क्लियर है, एरे को डिक्लेयर करने का तरीका क्लियर है, नोट करते रहना इसको साथ साथ। ओके, किसी को क्लियर नहीं हो तो वो मैं ओके। सो फॉर प्रैक्टिकल पार्ट लेट मी ओपन माय एक्लिप्स। सो मैंने आपके लिए कोड्स बनाए हुए हैं पहले से, ठीक है। जो भी मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं उसमें आपको करके दिखाऊंगा, बिकॉज इन कोड्स में हमें लॉजिक समझना है बेसिकली। सो मैंने बनाए हुए हैं ये कोड्स, ठीक है। देखो पहला तरीका मेरे पास क्या था, मैंने एक पब्लिक क्लास बनाई एरे के नाम से, फिर मैंने मेन मेथड डिक्लेयर करा, उसके बाद मैंने अपनी एरे बना दी। देखो सेम यही एरे बनाई है मैंने यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई थी, इंट ए इक्वल्स न्यू इंट 5, ठीक है। इंट ए इक्वल्स न्यू इंट 5 मैंने एरे बनाई, उसके बाद मैंने वैल्यूज दे दी 10 20 70 40 और 50, इस तरीके से हमने वैल्यूज दी इसको, ठीक है, हर एक इंडेक्स में। और फिर मैंने क्या करा, मैंने अब बोलना है कि मैंने ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। सो मेरे को काम क्या है, ट्रैवर्सिंग, क्योंकि सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने का मतलब है कंपाइलर हर एक के पास जाएगा। सो उसका मतलब क्या होता है, ट्रैवर्सिंग, ठीक है। सो ट्रैवर्सिंग करने के लिए मैंने लूप चलाया, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप चलाया, और मैंने फॉर लूप बोला वो तब तक चलेगा जब तक एरे लेंथ से स्मॉलर होता है, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, जो एरे लेंथ होगी जब जो 5 है उससे एक कम तक चलेगा, दैट इज 4, क्योंकि इंडेक्स 4 है तो 4 तक चलेगा, ठीक है। सो उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया। सो इसका हम लोग देख लेते हैं आउटपुट। तो देखो 10 20 70 40 और 50 ये इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है। इस चीज के साथ मैं आपको एक चीज और बना के देखता हूँ, मैं आपको एरे का एक नया तरीका और सिखाता हूँ कि एरे हम एक तरीके से और बना सकते हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। सो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज। सो इसका नाम मैं देता हूँ एरे 1 एंड आई वांट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आल्सो, ठीक है, फिनिश, ठीक है। पहले मैंने क्या करा था, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने एरे यहाँ पे क्या करा, मैंने एरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, मैंने एरे को क्या करा, डिक्लेयर, और उसके बाद मैंने क्या करा, इनिशियलाइज, मतलब वैल्यू दी, इनिशियलाइज करा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, इनिशियलाइज। सो नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों कामों को एक लाइन में भी कर सकता हूँ, कैसे, मैं बोलता हूँ इंट ए सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर इक्वल्स, मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज दे देता हूँ यहाँ पे, और सेमीकोलन से इसको एंड कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये एक एरे बन गई जिसका जो लेंथ है वो 5 है और इंटीजर टाइप की है, और उसके ये एलिमेंट्स हैं, ये मेरा कंपाइलर अपने आप समझ लेगा, ये बेसिकली शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो मैं सेम चीज इस पे भी कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे हमने फॉर लूप चला के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराया था। बट अगर मेरे को एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो, मैंने क्या बोला था कि उस एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं विद इट्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। सो इंडेक्स नंबर अगर मेरे को देखना है 20 प्रिंट कराना है, सो 20 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो मैंने बोल दिया A1 को प्रिंट कराओ, ठीक है, मैंने बोला A1
Sorry guys, there was a network issue. So, am I audible? Am I audible? Hello, am I audible? Hello, guys, am I audible now? Okay, guys, sorry, there was a network issue. I was trying to reconnect. Okay, so let's start again. Let me share my screen. I'm sorry for the issue. Is my screen visible? ओके, सो हम यहाँ पे थे। हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोगों ने एक एरे डिक्लेयर करी थी जिसमें हम एरे का दूसरा वाला मेथड दिख रहे थे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हमने एक एरे का मेथड ये वाला देखा था जिसमें हमने डिक्लेयर अलग करा था और इनिशियलाइज अलग करा था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, नेक्स्ट मेथड में, कि हमने एक ही लाइन में इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर दिया और हमने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट कराना है। जैसे मान लो हमें 20 प्रिंट कराना है तो उसका इंडेक्स 1 होगा, है ना। सो हम 1 यूज कर लेंगे एंड सो लेट्स प्रिंट इट को रन कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, सो ये दूसरा तरीका है एरे बनाने का। मैं यहाँ पे सेम वो भी काम कर सकता हूँ, मैं लूप चला के सारे एलिमेंट्स को भी प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे करूंगा, इंट फॉर लूप चलाऊंगा लेस देन एरे लेंथ तक, और मैं सेम वो काम भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप कि एरे का क्रिएशन पार्ट क्लियर हो, और नहीं है तो दोबारा बता दूंगा, एक बार एक्नॉलेज कर दो, प्लीज एक्नॉलेज। कि एरे क्रिएशन क्लियर है या नहीं है। ओके, डिफरेंस बिटवीन बोथ मेथड इज, ये डिफरेंस है कि पहले वाले मेथड में हमने डिक्लेयर अलग किया और इनिशियलाइज अलग करा, सो इट इज टाइम टेकिंग। सेकंड मेथड में मैंने सिर्फ एक ही लाइन में दोनों काम कर दिए। आप देख सकते हो ये चीज कि पहले वाले मेथड में यहाँ पे डिक्लेयर करा और यहाँ पे इनिशियलाइज करा, ये देखो सारी वैल्यूज अलग अलग इनिशियलाइज करी, A1 A2 A3 करके। नेक्स्ट मेथड में मैंने सिर्फ एरे बनाए और उसमें 5 एलिमेंट्स एक साथ दे दिए। सो ये डिफरेंस है दोनों मेथड्स में। नहीं, कोई और डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्रिएशन का डिफरेंस है कि हमने क्रिएट किस तरीके से करा है। यस, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो ये सिंटेक्स था जो हमने अभी पढ़ा कि डिक्लेरेशन पार्ट और ये क्रिएशन पार्ट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। नाउ
अब जो है जो चीज हमें पढ़नी है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, लॉजिक के साथ मैं पूरी चीज समझाऊंगा। हम लोगों को दो चीजें देखनी है, एरे की रीअरेंजमेंट और एरे की रोटेशन। तो पहले मैं रीअरेंजमेंट करा रहा हूँ, रीअरेंजमेंट में मैं जो कोड करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ रिवर्स कराने के लिए, हाउ टू रिवर्स एन एरे, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि एरे को रिवर्स कराने का मतलब क्या होता है। सो एरे को रिवर्स कराने का मतलब ये होता है, आई होप आई एम ऑडिबल, क्लियर है ना, क्लियरली आवाज आ रही है मेरी, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार मेरे को एक्नॉलेज करो ये चीज, ओके। सो हम लोगों को क्या करना है बेसिकली, मैंने एक एरे इनपुट करी 1789 की जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और रिवर्स एरे का मतलब क्या होगा कि इसके एलिमेंट्स अंदर के सारे रिवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको रिवर्स कराऊंगा तो इसके एलिमेंट्स 9871 हो जाएंगे, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं कि मेरे पास एक एरे है, पहले से मेरे पास ये एक एरे है, ठीक है। उसमें ये एलिमेंट्स हैं 1 7 8 और 9, ठीक है। ये इसका 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मैंने क्या बोला, मैंने इस 0 इंडेक्स को बोल दिया स्टार्ट एस से, ठीक है। और मैंने लास्ट इंडेक्स को बोल दिया एंड। ये बात ध्यान रखना कि जो स्टार्ट और एंड है ये इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, ना कि एलिमेंट को। तो जब मैं स्टार्ट की बात करूंगा तो इंडेक्स की बात होगी, ठीक है, एलिमेंट की बात नहीं होगी, ओके। सो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि जो इंटेंट हो, इंटेंट मैंने कहाँ पे डिक्लेयर करा, एरे लेंथ -1 पे, मतलब एरे लेंथ -1 मतलब लास्ट इंडेक्स पे, जो 3rd इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एरे को रिवर्स करा के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, सारे एलिमेंट्स चेक करने होंगे मेरे को उसके लिए। सो मेरे को लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो मैंने व्हाइल लूप को यहाँ पे इस्तेमाल करा है और मैंने बोला व्हाइल लूप जब तक चलेगा, व्हाइल लूप की कंडीशन है कि जब तक स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा होगा, स्टार्ट विल बी लेस देन एंड। देखो अभी स्टार्ट क्या है, अभी स्टार्ट की वैल्यू है 0, है ना, और एंड की वैल्यू है 3। स्टार्ट की वैल्यू है 0 और एंड की वैल्यू है 3। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टार्ट इज लेस देन एंड। सो तब मैंने बोला कि एक मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया इंटीजर टाइप का, ठीक है। और मैंने बोला कि जो एरे के स्टार्ट वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, जो उसकी वैल्यू है, उसको टेम्प में दे दो। मतलब एरे के स्टार्ट के इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि A0। सबसे पहले इसका मतलब आप समझो, एरे स्टार्ट का मतलब है A0 की वैल्यू। A0 क्या है, 1। A0 इक्वल्स 1, ठीक है। सो टेम्प में मैंने बोला कि टेम्प को वैल्यू दे दो एरे के स्टार्ट वाली। सो एरे के स्टार्ट वाली वैल्यू हो गई 1, तो टेम्प हो गया 1, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला एक एरे बना लेता हूँ उसके लिए, और ठीक है। सो उसके बाद मैंने बोला सेकंड कंडीशन क्या है कि जो एरे की एंड वाली वैल्यू है, एरे एंड दैट इज इक्वल्स 9, जो एरे के एंड पे एलिमेंट है वो है 9, उसको स्टार्ट में रख दो। स्टार्ट में कॉपी करा दो एंड की वैल्यू। सो 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि जो टेम्प में वैल्यू दी थी मैंने, उसको एंड में रख दो, उसको एंड के बराबर कर दो। सो टेम्प में वैल्यू थी 1 और एंड में मैंने कर दिया 1, ठीक है। मैंने बेसिकली वैल्यू शिफ्ट कराई है यहाँ से इधर उधर, ठीक है। मैंने पहली वैल्यू को टेम्प में रखा, आखिरी वाली को फर्स्ट वाली पे कर दिया, और फिर टेम्प को दोबारा यहाँ रख दिया। सो मेरे आपस में दोनों एलिमेंट्स रिवर्स हो गए, है ना। सो उसके बाद कंडीशन क्या है, उसके बाद मैंने बोला कि स्टार्ट को इंक्रीमेंट करो और एंड को डिक्रीमेंट करो। तो जब स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे तो स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और एंड को डिक्रीमेंट करेंगे तो एंड यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह 7 और 8 की जगह। सो अभी हमारी एरे कैसी है, एरे है अभी इस तरीके से, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पे है और एंड यहाँ पे है। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या था 1 और यहाँ पे इंडेक्स क्या था 2। अभी भी कंडीशन क्या है, स्टार्ट इज लेस देन एंड, यही कंडीशन है। सो लूप चलेगा, फिर से वही चीज होगी क्या, कि टेम्प में वैल्यू दे दो स्टार्ट की। देखो अब स्टार्ट में क्या है, अब स्टार्ट में 7, अब स्टार्ट 1 नहीं बचा, अब स्टार्ट बच गया 7। सो टेम्प में जब दोबारा स्टार्ट की वैल्यू दी, सो वो हो गया 7। एंड को वैल्यू दी स्टार्ट वाली, एंड को जब वैल्यू दूंगा स्टार्ट वाली तो आपस में ये तो एंड वाली वैल्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। और फिर टेम्प की वैल्यू दे दी एंड में, सो ये वैल्यू जो टेम्प में 7 स्टोर कराया था वो आ गई दोबारा यहाँ पे लौट के, है ना। सो एरे किस तरीके की बन गई, एरे बन गई कुछ इस तरीके की।
9, 8, 7 और 1, और ये देखो क्या है, ये हमारी आउटपुट एरर जो हमें चाहिए थे रिवर्स एरर, वो सेम एरर है 9, 8, 7 1 वाली, ठीक है। अब मैंने बोला दोबारा स्टार्ट को इंक्रीमेंट करो। अब स्टार्ट इंक्रीमेंट होगा तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, एक और आगे आएगा, स्टार्ट हो जाएगा 2। स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 2 और एंड हो जाएगा 1। बट अब देखो कंडीशन क्या आ गई, अब हो गया स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, सो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, सो लूप हो जाएगा ब्रेक, यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स एरे हो गई। अब मैंने यूजर इनपुट से एरे पास करा दी 1789, देखो यहाँ पे मैंने ऐसा आर्ग्यूमेंट पास कराई है, ये वाली एरे 1789 वाली, और मैंने रिवर्स करा दी, और स्टेटमेंट सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा है, लेस देन एरे लेंथ, सेम जैसे मैंने वहां पहले वाले कोड में करा था। ओके, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कोड बनाया हुआ है, इसका रिवर्स एरे का सेम कोड है, ठीक है। 1789 इनपुट एरे, 9871 रिवर्स एरे। इसको देख लेते हैं। आफ्टर रिवर्सिंग एन एरे इट इज 9, इट बिकम्स 9, 8 एंड 7 1। ओके, ये चीज क्लियर है? नहीं है तो बताओ। लॉजिक समझ आया? कैन एनीबॉडी प्लीज एक्नॉलेज? हाँ, क्योंकि ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो एरे के आगे के जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं वो नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर अभी भी समझ आ भी गई है तो बार बार इस चीज़ को करके देखना, खुद समझना लॉजिक इसका, ठीक है। ओके, समझ आ गई तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मेरे को पहली बार में समझ नहीं आई थी, मैंने 2-3 बार पढ़ा तब मेरे को समझ आया था ये। सो नेक्स्ट इज जावा कोड टू रोटेट एन एरे। अब मेरे को पढ़ना है एरे को रोटेट। अब मैं रोटेट करूंगा यहाँ पे फर्स्ट एक स्टेप से, है ना, एक स्टेप से मतलब समझ लेते हैं कि मेरे पास एक एरे है, यहाँ पे देख लेते हैं उसको। अब मेरे पास 5 एलिमेंट्स की एरे है, नेक्स्ट कोड है ये। 5 एलिमेंट्स की मेरे पास एक एरे है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। और पता है एक चीज और है, हमारे पास एरे को रिवर्स कराने के और भी तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। सो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को एक्सप्लोर करना है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, आप लोगों को इसके जो प्रोग्राम्स और आएंगे आगे के, आप लोगों को वो करके देखने हैं। गूगल पे ढूंढो खुद, मतलब खुद कोशिश करो कि मैं अलग अलग प्रोग्राम को खुद सॉल्व करूं। गूगल पे क्वेश्चन ढूंढो कि एरे रीअरेंजमेंट इन जावा, ठीक है, उसके क्वेश्चंस देखो, लेवल के हिसाब से अपना भी इजी क्वेश्चंस देखो उसके, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। कई सारे तरीके होते हैं जावा को सॉल्व, इसके एरे को रोटेट और रिवर्स कराने के, उन सबको देखो समझो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो खुद, और जो डाउट है उसके लिए हम लोग बैठे हैं, ठीक है, और वो हमसे पूछ लो। क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि हमने सिर्फ एक ये कोड रट लिया या इसको याद कर लिया तो हमारे सारे कोड हो जाएंगे, नहीं। हमें हर एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर तरीके की नीड होती है कि कौन सा तरीका कौन से क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जो हम करेंगे, जब जितने कोड हम लिखेंगे उससे वो चीज क्लियर होगी, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास है 10, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। सो मेरे को इसको रोटेट कराना है 1 स्टेप से, ठीक है। मेरे को इसको रोटेट कराना है 1 स्टेप से, और लेफ्ट में कराना है, मतलब हर एक एलिमेंट एक लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। इसको हम बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं डी। डी इज इक्वल्स टू 1 है मेरा यहाँ पे, मेरे को हर एक एलिमेंट लेफ्ट में शिफ्ट कराना है, तो डी इज इक्वल्स टू 1 है। एन इज इक्वल्स टू 5 आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा गूगल पे कि डी और एन होता है रोटेट वाले में, ठीक है। सो डी की मतलब होता है कि कितना आपको शिफ्ट कराना है, कितने स्टेप्स, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, वो मेंशन होगा। और एन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और डी 1 है, ठीक है, लेफ्ट में करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, कि जो मेरा एरे के 0th इंडेक्स पे जो मेरा एरे है, ये ए एरे नाम है वैसे बेसिकली इसका। सो ए जो उसका 0th इंडेक्स है उसको मैं टेम्प में स्टोर करा देता हूँ, देखो टेम्प में एक वेरिएबल में। सो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, क्योंकि एरे के 0th इंडेक्स पे 10 है। तो टेम्प की वैल्यू हो गई 10, ओके। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने ये बोला कि जो मैंने फॉर लूप चलाया सारी स्टेटमेंट सारे एलिमेंट्स के लिए, कि जो एरे के ith पोजीशन पे है उसको एरे के i-1th पोजीशन पे कर दो। क्या, कि मान लो अगर इस पोजीशन को मैं ith बोल रहा हूं अभी के लिए, या चलो इस पोजीशन को फर्स्ट इंडेक्स को ले लो, अभी मैं इसको ith बोल रहा हूं, तो इसको i-1 पे शिफ्ट करा दो। i-1 ये होगा, जब लूप चलेगा तो सेकंड आई ये होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा,
ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो एरे क्या बन गई मेरे पास, अब एरे मेरे पास कुछ इस तरीके की बन के आएगी। यहाँ पे मेरे पास 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 40 होगा और यहाँ पे 50 होगा, क्योंकि मैंने हर एक को एक शिफ्ट आगे करा दी। देखो ये लिखा, एरे के जो ith पोजीशन पे है उसको एरे के i-1th पोजीशन पे शिफ्ट कर दो, और उसके लिए मैंने लूप चलाया है, ताकि हर एक को, सिर्फ एक के लिए नहीं, हर एक के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने बोला कि जो टेम्प में वैल्यू दी थी दैट वाज 10, उसको एरे के लास्ट वाले इंडेक्स पे, एरे लेंथ -1 मतलब लास्ट इंडेक्स पे कॉपी कर दो, मतलब टेम्प को कॉपी कर दो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे, जो लास्ट वाला बचा उसको यहाँ पे कॉपी कर दो, और उसके बाद एरे को प्रिंट करा दो। तो एरे प्रिंट होगा तो क्या होगा कि हर एक एलिमेंट को लेफ्ट से शिफ्ट हो गया। तो जब 10 को हम लेफ्ट करेंगे तो वो आउट क्या आ जाएगा, इस जगह 10 आउट क्या आ जाएगा, इस जगह पे, है ना, वो यहीं आ गया है देखो, और ये सब लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। सो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, रोटेट एरे वाले को, ठीक है। ये देखो 20 30 40 50 10 लास्ट में चला गया एरे में से। हमने सबसे पहले क्या करा था, स्टोर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इन टेम्प वेरिएबल, शिफ्ट वन एलिमेंट टू लेफ्ट और स्टोर टेम्प वेरिएबल इन लास्ट पोजीशन। मैंने यहाँ पे 3 लॉजिक लगाए हैं स्कोर में, ठीक है, और तीनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सब आपको सोर्स कोड मिल जाएंगे, उसमें ड्राइव लिंक में सब कुछ मिल जाएगा आपको ये, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर, रिवर्स और रोटेशन दोनों क्लियर हो गई है। ओके ग्रेट। देखो अगर आपके अभी जावा पाठशाला के थ्रू अगर आपके डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक भी क्लियर होते हैं ना, तो आपके कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप हो, उस कॉलेज में आपके एडवांस लेवल क्लियर कर देंगे वो लोग आराम से। आपको एडवांस करने में बहुत आसान होगी, क्योंकि ये हमें अगर, जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा तो सेकंड में छोड़ोगे, कब तक छोड़ोगे, थर्ड में पढ़ना ही पड़ेगा इंटरव्यू के लिए आपको, है ना। सो अगर अभी बेसिक क्लियर हो जाते हैं सारे डेटा स्ट्रक्चर जो मेन है, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट और एरे, अगर ये क्लियर हो गए तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। सो इनके बेसिक्स क्लियर करते हो चलना अभी, ठीक है। हाई एडवांस लेवल अगर नहीं भी हो रहा आप लोगों से, तो बेस, सारे जो बेस वाले प्रोग्राम्स है ना, जो मॉडरेट लेवल तक के प्रोग्राम्स है, उनको आप लोग प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते रहना सबको, ठीक है। और जो डाउट है वो पूछ लेना ग्रुप पे। सो अगर किसी को क्लियर ना हो या किसी को अगर दोबारा समझना हो तो ये चीज मेरे को बता दो, रोटेशन और रिवर्शन अगर किसी को दोबारा समझना है। ओके, सो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आज तक हमें यहीं तक करना था, ओके। सो प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक ऑन द लिंक, कैसे क्लास थी, क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, कोई तरीका समझ नहीं आया हो तो वो बता देना। एंड एक चीज थोड़ा सा, आज के सेशन के नोट्स और जो असाइनमेंट होगा थोड़ा सा डिले होगा, वो भी प्रॉपरली रेडी नहीं है। सो होगा, जब हो जाएगा वी विल बी नोटिफाइंग यू, हम आपको बता देंगे कि रेडी हो गया। और आपका काम क्या है कि आपको गूगल पे देखने वाला, इसके बारे में पढ़ो थोड़ा सा जाके, है ना, वीडियोस देखो कि कौन कौन से प्रोग्राम हम कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे, गीक्स फॉर गीट से देख लो, इतने सारे सैंपल प्रोग्राम मिल जाएंगे, उन सबको खुद